Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज का जो हमारा लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसका सब्जेक्ट है पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस। देखिए, जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो बीएड के फर्स्ट ईयर में आपको 2 पेडागॉजी के सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं, 2 पेडागॉजी के होते हैं। तो ज़्यादातर जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं वो एक पेडागॉजी उनकी सोशल साइंस होती है और दूसरी होती है ग्रेजुएशन में उन्होंने जो भी लैंग्वेज ले रखी है, जैसे हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत। तो ज़्यादातर बच्चों के पास पेडागॉजी में सोशल साइंस का सब्जेक्ट जरूर होता है। तो पेडागॉजी किसे कहते हैं? पेडागॉजी का मतलब है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने की क्या आर्ट है, हम क्या क्या मेथड उसमें यूज करते हैं, उसे बोलते हैं हम पेडागॉजी। तो पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस का क्या मतलब हुआ कि सोशल साइंस को जब हम स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें कैसे पढ़ाने की आर्ट है, उसे कैसे सीखना है, वो सब आपका पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस में आता है। तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें लेसन प्लान कैसे बनवाने हैं। देखिए, लेसन प्लान बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और बच्चों को इसका फोबिया होता है। बच्चे हमेशा कहते हैं कि हमसे तो लेसन प्लान बनता ही नहीं है। उन्हें जब भी कोई फाइल तैयार करनी होती है तो वो दूसरों की फाइल से कॉपी करना चाहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि कैसे लेसन प्लान बनाना है। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने वाली हूँ कि लेसन प्लान आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप जब ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा आपको बिल्कुल पता चल जाएगा लेसन प्लान कैसे बनता है। और आपको इतने मेरी वीडियो देखेंगे, देखते देखते ही आपको सारी आर्ट पता चल जाएगी कि हमें कैसे लेसन प्लान बनाना है। और आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि कोई आपसे अगर सपने में भी पूछ लेगा कि लेसन प्लान कैसे बनाना है तो आप जो है चुटकियों में उसे बता देंगे। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाना होता है। देखिए, लेसन प्लान जो है मैं बता देती हूँ कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तो जब आप पेडागॉजी का पेपर देने जाते हैं सोशल साइंस का तो एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो सिर्फ लेसन प्लान पे ही होता है कि किसी भी टॉपिक का आप लेसन प्लान बनाइए। तो सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर पे ये क्वेश्चन 100% आता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका बिना मेहनत के ही आ जाता है, क्योंकि अगर आपने मेरे वीडियो से लेसन प्लान सीख लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है कि जब आप बीएड फर्स्ट ईयर में होते हो तो आपकी मैक्रो टीचिंग होती है लगभग 1 महीने की, जो आपको गवर्नमेंट स्कूल में जाके वहां पे बच्चों को पढ़ाना होता है। तो वहां पे जब आप जाते हैं तो आप लेसन प्लान बनाकर ही जाते हैं। तो अगर आपको लेसन प्लान आ गया बनाना तो आप आराम से मैक्रो टीचिंग करने जा सकते हो। दूसरा होता है कि बीएड में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपकी 2 फाइलें बनती हैं जिसमें आपने जो पेडागॉजी के सब्जेक्ट लिए हैं उनके 15 कम से कम 15 लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो अगर आपको एक लेसन प्लान बनाना आ गया तो आप जो है 15 लेसन प्लान आराम से बैठे बैठे बना सकते हैं। आपको कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आज का आप लेसन प्लान का ये वीडियो लेक्चर देख लेते हैं तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा। और प्रैक्टिकल के लिए जो आपको लेसन प्लान की फाइल बनानी होती है तो आप मेरा ये लेसन प्लान देख के 15 के 15 लेसन प्लान खुद ही बना सकते हैं। दूसरा, जब आप स्कूल में मैक्रो टीचिंग करने जाएंगे तब भी आपको जो है लेसन प्लान बनाने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अब हम आपको बताएंगे कि लेसन प्लान कैसे स्टार्ट करना है। देखिए, लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब भी टीचर बच्चों को कुछ सिखाता है तो वो बहुत सारे मेथड यूज करता है। 14-15 आपके मेथड होते हैं।
जिसमें से जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें एक होता है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या होती है कि आप भी जब स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो टीचर किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहा होता है और आप बिल्कुल शांति से उनको सुनते हैं। मतलब टीचर एक्सप्लेन किए जाता है, अपने स्पष्टीकरण दिए जाता है और आप सब सुनते हैं, तो इसको बोलते हैं हम व्याख्यान विधि। क्लियर हो गया। दूसरा होता है प्रश्नोत्तर विधि। इसमें क्या होता है, टीचर पढ़ाता भी है और साथ के साथ बच्चों से क्वेश्चन भी पूछता जाता है। तो बच्चों से क्वेश्चन पूछता है और उनसे ही दूसरे क्वेश्चन बच्चों से जो है वो उनके आंसर लेता है। तो ये कहलाती है प्रश्नोत्तर विधि। तो व्याख्यान विधि में क्या है कि बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं और सिर्फ टीचर बोल रहा है, वो व्याख्यान विधि कहलाएगी। प्रश्नोत्तर विधि में टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है और बच्चे उनका आंसर दे रहे हैं, तो ये कहलाती है आपकी प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा क्या होता है आपकी प्रोजेक्ट और चार्ट विधि। इसमें क्या होता है, टीचर किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए उसके चार्ट या मॉडल बनाता है और उसे क्लास में दिखाता है और उन चार्ट की हेल्प से जो है वो बच्चों को पढ़ाता है। तो वो व्याख्यान और चार्ट विधि का मिक्स कर देता है। जैसे उसे ये बताना है कि सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, तो जैसे कुएं होते हैं, नलकूप होते हैं, नहरें होती हैं, तो वो खेत बनाएगा और इन सब की वो बनाएगा नहरें, और नहरों से पानी खेतों में ले जाते हुए दिखाएगा। तो चार्ट से या मॉडल से बच्चों को देख के बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ये कहलाता है आपकी जो है मॉडल या चार्ट विधि। तो और एक होता है आपका श्यामपट्ट विधि, कि टीचर जो है श्यामपट्ट पे लिखता जाता है जो उसे समझाना होता है, फिर वो व्याख्यान देता है और बच्चे जो भी वो श्यामपट्ट पे लिखता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, उसको लिखते चले जाते हैं। तो बच्चे किसी चीज को सुन भी रहे हैं और उसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ देख भी रहे हैं, तो बच्चे को और ज्यादा जो है वो चीजें ध्यान में रहती है। तो ये कहलाती है ब्लैक बोर्ड विधि या श्यामपट्ट विधि। तो मैंने आपको 4 विधि बताई। ज्यादातर आप स्कूलों में यही विधि देखोगे, एक तो व्याख्यान विधि, दूसरी प्रश्नोत्तर विधि, तीसरी आपकी चार्ट विधि, चौथी आपकी श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड विधि। ये तो विधियां हो गई जो टीचर यूज करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब जब टीचर पढ़ाता है तो वो 3 तरह के प्रश्न बच्चों से पूछता है। ठीक है, कौन कौन से 3 तरह के प्रश्न है? एक तो होता है प्रस्तावनात्मक क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? प्रस्तावनात्मक क्वेश्चन। दूसरे होते हैं विकासात्मक क्वेश्चन। तीसरे होते हैं आपके मूल्यांकन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब लेसन प्लान होंगे तो हम ये तीनों क्वेश्चन यूज करेंगे। तो आपको मैं पहले ही नॉलेज दे रही हूँ जिससे आप एकदम समझ जाएंगे कि प्रस्तावनात्मक क्वेश्चन में हमें क्या क्वेश्चन पूछने हैं, विकासात्मक में क्या पूछने हैं। तो प्रस्तावनात्मक क्वेश्चन जैसे कि नाम से पता है, प्रस्तावना का मतलब होता है पूर्व ज्ञान, कि जब हम बच्चे को पढ़ाने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जो है बच्चे को भूगोल पढ़ा रहे हैं या सिंचाई के साधन पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चों की ये देखते हैं कि उसको ये भी पता है कि सिंचाई कैसे होती है, कि वर्षा के जल से होती है, कुओं से होती है, तालाबों से होती है, या खेतों में सिंचाई की जरूरत भी पड़ती है, या कहाँ कहाँ खेत होते हैं, तो उसकी खेतों से फसलों से रिलेटेड क्या नॉलेज है, मतलब वो फसल उगाने के बारे में क्या क्या चीजें जानता है, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या कहलाते हैं? प्रस्तावनात्मक क्वेश्चन। तो अब आप समझ गए कि अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो और आप उससे रिलेटेड उसका पूर्व ज्ञान वो कर रहे हो कि उस टॉपिक से हल्का फुल्का भी रिलेटेड उसको नॉलेज है। जैसे कि अगर आपने ऋतु बता रहे हो कि मौसम में कौन कौन सी ऋतु होती हैं, जैसे गर्मी ऋतु, सर्दी, बसंत ऋतु, ठीक है, या पतझड़, तो आप बच्चों से वैसे ही पूछते हैं कि मौसम के बारे में उन्हें पता भी है कि सर्दी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्मी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कब लू चलती है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? प्रस्तावनात्मक क्वेश्चन कहलाएंगे। तो क्लियर हो गया कि जब हम क्लास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों को कुछ आता भी है या नहीं आता, तो वो कहलाता है प्रस्तावनात्मक क्वेश्चन। उसके बाद अब हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि उस बच्चे को, क्योंकि आज के बच्चे जो हैं मोबाइल पे देख देख के सब चीज़ें सीख लेते हैं, उनके मम्मी पापा भी उन्हें घर में बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं,
तो जब टीचर क्लास में जाता है तो वो जानना चाहता है कि आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं मौसम की ऋतु के बारे में बता रहा हूँ या मैं अकबर के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि बच्चों को उसकी नॉलेज भी है या नहीं है, बच्चा कितना जानता है। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं। उन क्वेश्चन को आप क्या बोलते हो? विकासात्मक प्रश्न। तो ये कहलाते हैं विकासात्मक प्रश्न। अब बच्चे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जरूरी नहीं बच्चा ठीक ही आंसर दे, क्योंकि आप तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हो कि जो टॉपिक में शुरू कर रहा हूं बच्चे को उसकी नॉलेज है या नहीं। बच्चा उसमें ठीक भी आंसर दे सकता है और गलत भी आंसर दे सकता है। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछ के फिर आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हो, जो भी आपको पढ़ाना है। जैसे आपको सिंचाई के साधन पढ़ाने हैं तो आप सिंचाई के बारे में शुरू करोगे स्पष्टीकरण देना, या फिर आप जो है अकबर के बारे में बताना चाह रहे हो तो आप अकबर के बारे में बताओगे। अगर आप संचार के साधन बता रहे हो तो आप संचार के साधन बताओगे। यातायात के साधनों के बारे में बता रहे हो तो आप यातायात के साधन के बारे में बताएंगे। तो फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। फिर सबसे एंड में आप जो है बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। मूल्यांकन प्रश्न क्या होता है कि आप बच्चों का फीडबैक लेना चाहते हैं कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चे को समझ भी आ गया या नहीं। तो जैसे आप एग्जाम लेते हैं तो टेस्ट लेते हैं, तो एक तरीके से जो टेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं जो आप डेली क्लास में बच्चे से पूछते हैं, जब आपका लेक्चर खत्म हो जाता है तो उनको बोलते हैं मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, तो अब आपको 3 प्रश्न पता चल गए कि प्रस्तावनात्मक प्रश्न किसे कहते हैं, विकासात्मक प्रश्न किसे कहते हैं और आपके मूल्यांकन प्रश्न किसे कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखते हैं कि कोई भी आप लेसन प्लान बना रहे हो तो आपने कोई भी टॉपिक लिया तो ये नहीं कि एक ही बार में सारा टॉपिक पढ़ाओगे, आप उस टॉपिक को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। ठीक है, फिर आपने विकासात्मक प्रश्न पूछे, फिर टॉपिक पढ़ाया छोटा सा एक पार्ट, फिर आपने विकासात्मक प्रश्न पूछे, फिर टॉपिक का छोटा सा पार्ट पढ़ाया, और फिर एंड में आप मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। क्लियर हो गया? तो जब आप टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में बांटा तो हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और सबसे एंड में आप जो है मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। और जब आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे शुरू में आप प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो आपको क्लियर हो गया, जो प्रस्तावनात्मक प्रश्न है वो सबसे शुरू में पूछे जाएंगे, जो मूल्यांकन है वो आप सबसे एंड में पूछेंगे। और आपने अपने टॉपिक को जितने पार्ट में बांटा है उस हर पार्ट से पहले आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब मैंने इसका थ्योरी पोर्शन बता दिया है। अब हम शुरू करेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं पाठ योजना। ये लेसन प्लान मैं आपको हिंदी में ही बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये सारी चीजें आप जो है अपने लेसन प्लान में लिखेंगे। जो पहला पेज होगा, सबसे पहले आप उल्टी साइड में दिनांक लिखेंगे कि कौन सी डेट को आप लेक्चर देने जा रहे हो। जैसे 24 फरवरी को जा रहे हो तो आप यहाँ पे दिनांक लिख देंगे 24 फरवरी। फिर आप डालेंगे विषय कि कौन सा है, सामाजिक अध्ययन है आपका, या हिंदी पढ़ा रहे हो या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो जो भी विषय है उस विषय में आप लिखेंगे सामाजिक अध्ययन। फिर आप लिखेंगे अवधि। अवधि का मतलब है कि जब आप स्कूल में पढ़ाने जाते हो तो एक पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, फोर्थ पीरियड, ऐसे पीरियड होते हैं। तो ज्यादातर पीरियड की अवधि कितनी होती है? 35 मिनट। तो आपकी स्कूल में जितनी अवधि है आप उतनी अवधि यहाँ पे लिख देंगे 35 मिनट। फिर आप कक्षा डालेंगे कि कक्षा जैसे 6B में पढ़ाने जा रहे हैं तो आप 6B या आपका जो भी सेक्शन हो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे आप प्रकरण। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, कि आप किस टॉपिक पे पढ़ा रहे हो। जैसे ये मेरा लेसन प्लान है, सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, तो मैंने विषय में यहाँ लिखा सिंचाई के प्रमुख साधन। अगर आप यातायात के साधन पढ़ा रहे हो तो आप प्रकरण में लिखोगे यातायात के साधन। अगर आप मौसम के बारे में बता रहे हो तो आप लिखेंगे मौसम और डिफरेंट ऋतुएं। अगर आप ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बता रहे हो, जैसे ताजमहल हो गया आपका, कुतुब मीनार हो गई आपकी, लाल किला हो गया, तो आप लिखोगे ऐतिहासिक इमारतें।
तो टॉपिक पता चल गया कि जो आप पढ़ाने जा रहे हो वो आप प्रकरण में लिखोगे। फिर है आपका कालांश। कालांश का मतलब होता है कौन से पीरियड में पढ़ा रहे हो आप, पहले पीरियड में पढ़ा रहे हो, द्वितीय में पढ़ा रहे हो, तृतीय में पढ़ा रहे हो, चतुर्थ में पढ़ा रहे हो। तो जैसे आप सेकंड पीरियड में पढ़ा रहे हो तो उसमें लिखोगे द्वितीय। फिर लास्ट में लिखते हैं विद्यालय। इट मीन्स कि आपने कौन से स्कूल में पढ़ाने गए हैं, तो विद्यालय का नाम आ जाएगा। तो पहला पेज आपको क्लियर हो गया। डेट होगी, फिर विषय होगा, फिर आपकी अवधि होगी, फिर कक्षा होगी, फिर टॉपिक होगा, फिर आपका कालांश होगा और फिर विद्यालय का नाम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो पहला पेज हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका, इसमें फिर दूसरे पेज में हम लिखते हैं कि सामान्य उद्देश्य क्या है, और फिर लिखते हैं हम स्पेसिफिक उद्देश्य, मतलब विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सामान्य उद्देश्य क्या कहते हैं और आपके विशिष्ट उद्देश्य क्या कहते हैं। देखिए, सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि हम एक नॉर्मल चीज पढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे हमने भूगोल पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो हमें बच्चे को भूगोल का ज्ञान देना है। हमने ये नहीं बताया कि भूगोल में कौन से टॉपिक का ज्ञान देना है, कि कौन सी फसलों के बारे में बताना है, कौन से खनिज पदार्थों के बारे में बताना है। सिर्फ सामान्य उद्देश्य है कि हमें भूगोल विषय पढ़ाना है। ऐसे ही अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हमारा सामान्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, हिंदी विषय का ज्ञान प्रदान करना। अब हम ये नहीं लिखेंगे कि हिंदी में हम संधि पढ़ा रहे हैं, समास पढ़ा रहे हैं या वाक्य रचना पढ़ा रहे हैं। हमने एक सामान्य उद्देश्य बताया कि आज हम बच्चे को किस विषय के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। तो सामान्य का मतलब होता है जो बिल्कुल जनरलाइज और ब्रॉड आपके उद्देश्य होते हैं। तो इसमें सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे कि आप भूगोल विषय का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, छात्रों में बौद्धिक व तार्किक शक्ति का विकास करना। देखिए, बौद्धिक क्या होती है कि बुद्धि को बढ़ाते हैं। तार्किक क्या होती है कि बच्चा ये देखता है क्या चीज गलत है, क्या चीज ठीक है, उसके हिसाब से, तर्क के हिसाब से वो जो है अपनी शक्ति का विकास करता है। जैसे आपने सिंचाई के साधन पढ़ाए या हिंदी में आपने संधियां पढ़ाई, तो अब बच्चों की बुद्धि बढ़ जाएगी, उनका विकास हो जाएगा, भाई संधि किसे कहते हैं। इसी तरह से हमने सिंचाई के साधन पढ़ाए तो हमारा बौद्धिक विकास हो जाएगा। तो सेकंड है बौद्धिक विकास करना। थर्ड है इसका कि छात्रों में अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता आती है। देखिए, क्लास में जब टीचर बच्चों से पूछता है तो शुरू शुरू में तो उन्हें डर लग सकता है, फिर धीरे धीरे उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है और वो बहुत अच्छे ढंग से अपने आंसर को कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों में अपने विचारों को, अपने आंसर को प्रभावशाली ढंग से कहना आता है। नेक्स्ट है छात्रों में ग्राफ व चार्ट बनाने की कौशल का निर्माण करना। देखिए, टीचर बच्चों को डिफरेंट मॉडल बना के ले जाता है। जैसे उसे रेगिस्तान दिखाना है तो वो रेगिस्तान का कोई वो दिखाने मॉडल बना लेगा। मॉडल नहीं है तो चार्ट बना लेता है, चार्ट नहीं है तो किसी ग्राफ पे दिखा देता है। तो जब टीचर बच्चों को दिखाता है तो छात्रों को भी ऐसे चार्ट, मॉडल, ग्राफ बनाने आ जाते हैं। तो सामान्य उद्देश्य क्या हो गए कि हर छात्र को हमें भूगोल विषय का ज्ञान प्रदान करना है, बौद्धिक व तार्किक शक्ति का विकास करना है, छात्रों को अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना है और छात्रों को ग्राफ एवं चार्ट बनाने के कौशल का विकास करना है। तो आप सामाजिक अध्ययन के कोई भी लेसन प्लान बना रहे हो, सामान्य उद्देश्य तो आप सारे के सारे यही लिख सकते हैं। आपको ये अलग से हर लेसन प्लान के लिए अलग नहीं लिखने हैं। बस आपने सामाजिक अध्ययन में अगर भूगोल का विषय का कोई टॉपिक लिया है तो भूगोल कर दीजिए, इतिहास का, हिस्ट्री का कोई टॉपिक लिया है तो हिस्ट्री लिख दीजिए, सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का कोई टॉपिक लिया है तो आप यहाँ पे सिविक्स का ज्ञान प्रदान करना। तो पहला जो उद्देश्य है वहां पे सब्जेक्ट का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी सारे के सारे उद्देश्य आप यही लिख सकते हैं क्योंकि ये सामान्य उद्देश्य। क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब है कि जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, हमें वही टॉपिक की नॉलेज बच्चों को देनी है, तो उसी टॉपिक को आप दे देंगे कि छात्रों को कृषि व सिंचाई के प्रमुख साधनों से अवगत कराना। क्लियर हो गया। तो जो टॉपिक हम पढ़ाना चाह रहे हैं उस टॉपिक से अवगत कराना है, तो वो हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। अगर आपने सिंचाई के प्रमुख साधन है तो सिंचाई के प्रमुख साधनों से अवगत कराना है। अगर हम मौसम के बारे में बता रहे हैं तो हम लिख देंगे मौसम के बारे में अवगत कराना है।
यदि हम ले रहे हैं यातायात के कौन कौन से साधन हैं, तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य क्या हो जाएगा कि यातायात के प्रमुख साधनों से अवगत कराना है। अगर हम कुटीर उद्योगों के बारे में बता रहे हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पे कुटीर उद्योगों के बारे में जानकारी देना है। तो जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो विशिष्ट उद्देश्य में आप वही लिख सकते हो। क्लियर हो गया बिल्कुल। अब आपका आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान क्या होता है कि जो टॉपिक है उसके बारे में बच्चों को क्या जानकारी है वही आपको लिखना है। जैसे हमने इसमें सिंचाई का टॉपिक लिया है तो छात्र सिंचाई के साधनों के बारे में जानकारी रखते हैं। क्या जानकारी रखते हैं ये तो आप बाद में पूछेंगे, लेकिन ये कहलाएगा पूर्व ज्ञान। अब नेक्स्ट फोर्थ आता है इसमें शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री तो आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं। तो आप क्या होता है कि टीचर जो है जब ब्लैक बोर्ड पे लिखता है तो चौक होता है, उस पे डस्टर होता है, ठीक है, और ब्लैक बोर्ड तो होता ही है। संकेतक क्या होता है कि एक डंडी सी होती है जिससे आप दूर से खड़े होकर भी बता सकते हो कि देखो किसी वर्ड पे स्पेशली ध्यान देने के लिए। तो चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं। ये आप हर लेसन प्लान में लिख सकते हो। फिर विशिष्ट सामग्री क्या होती है, वो होती है कि अगर आप टॉपिक पढ़ाने के लिए कोई मॉडल लेके गए हो, कोई चार्ट लेके गए हो, कोई ग्राफ लेके गए हो, तो वो विशिष्ट सामग्री में आती है। तो इसका मतलब है कि आपने सामान्य उद्देश्य आपके कॉमन रहेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो उस टॉपिक को लिख दोगे। पूर्व ज्ञान में उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी लिख दोगे। शिक्षण सामग्री में सामान्य सामग्री जनरली हर लेसन प्लान में यही रहेगी। विशिष्ट सामग्री भी हर लेसन प्लान में यही रहेगी। तो आपको फर्स्ट 3 पेजेस लिखने बिल्कुल आराम से आ गए। तो अब नेक्स्ट होता है आपका ये। तो इसमें देखिए आपको अपने जो पेज है उसे 6 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहला क्या होता है आपका शिक्षण बिंदु। दूसरा क्या होता है आपका व्यवहारिक उद्देश्य। तीसरा क्या होता है छात्र अध्यापक क्रियाएं। फिर क्या होता है आपका छात्र क्रियाएं। उसके बाद होती है शिक्षण विधि। फिर क्या होता है मूल्यांकन। आपको पता है कि जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं तो उसमें एक तो टीचर होगा और एक स्टूडेंट होगा, और टीचर किन किन मेथड से पढ़ा रहा है वो विधियां होंगी, ठीक है। फिर टीचर देखता है कि बच्चों को समझ में भी आ गया या नहीं आ गया, तो वो उसका टेस्ट लेता है या जिसे हम बोलते हैं मूल्यांकन। तो अब आपको ये जो 6 पार्ट में बांटा है ये भी क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला है आपका शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु का मतलब है कि जब हम क्लास में जाते हैं तो हम किस किस चीज को शुरुआत कर रहे हैं। जैसे शुरू में प्रस्तावना कर रहे हैं, फिर हम जो है आपको सिंचाई के टॉपिक बताएंगे कि सिंचाई के कौन कौन से साधन होते हैं। तो शिक्षा के जिस जिस बिंदु को हम छू रहे हैं वहां पे ये लिखते चले जाते हैं। व्यवहारिक उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि बच्चे के व्यवहार से रिलेटेड हमारा क्या उद्देश्य है। जैसे बच्चे के पूर्व ज्ञान को हम चेक कर रहे हैं, बच्चे की नॉलेज को चेक कर रहे हैं, बच्चे को हम याद करा रहे हैं, बच्चों का हम मूल्यांकन कर रहे हैं। ये हमारे उद्देश्य होते हैं। आप टीचर पढ़ाते हैं तो आप देखोगे यही उद्देश्य होंगे। पहले बच्चे की हम पूर्व नॉलेज चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे उस टॉपिक के बारे में वो क्या जानता है, फिर जो हमने पढ़ाया है वो उसे याद भी हो गया है या नहीं हो गया है, फिर बच्चे ने कितना समझा है। तो ये होते हैं व्यवहारिक उद्देश्य। अब होता है छात्र अध्यापक क्रियाएं। इसमें हमने छात्र भी लिखा है और अध्यापक भी। छात्र अध्यापक इसलिए लिखा है क्योंकि बीएड के स्टूडेंट जब किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो वैसे तो वो बीएड के स्टूडेंट है, छात्र है, लेकिन जब वो स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो वो अध्यापक की तरह काम करते हैं। तो वो दोनों ही वो लेते हैं स्टेटस, छात्र भी हैं और अध्यापक भी हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा छात्र अध्यापक क्रियाएं। फिर वो क्लास में जाके किसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे क्या क्रियाएं कर रहे हैं इसलिए लिखा छात्र क्रियाएं। फिर है शिक्षण विधि कि अध्यापक जो है कौन कौन से मेथड को ले रहा है, तो वहां पे आ जाएगी शिक्षण विधि। जैसे मैंने आपको बताया था 3-4 विधियां वो लेते हैं। एक तो प्रश्नोत्तर विधि होती है, एक व्याख्यान विधि होती है, एक ग्राफ विधि होती है, एक श्यामपट्ट विधि होती है। तो जो भी विधि वो कर रहे हैं वो शिक्षण विधि में आ जाएगा। फिर होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में जब टॉपिक खत्म हो जाता है तो वो बच्चों का टेस्ट लेते हैं कि बच्चों ने समझा है या नहीं, तो वो मूल्यांकन आता है। तो ये 6 जो हमने कॉलम में डिवाइड किया है ये बिल्कुल क्लियर हो गए। अब सबसे पहले शिक्षण बिंदु क्या होगा, प्रस्तावना।
मैंने आपको बताया था हर लेसन प्लान के शुरू में प्रस्तावना, लास्ट में मूल्यांकन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बीच में विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रस्तावना शुरू हुई। इसका व्यवहारिक उद्देश्य क्या हुआ कि छात्र पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंधित कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान क्या है कि जब भी बच्चा पढ़ने में आता है, पढ़ने के लिए क्लास में, हो सकता है उसे पहले से ही कुछ चीजें पता हो, ठीक है। और नवीन ज्ञान क्या हुआ कि अब टीचर आज उसे पढ़ाएगा, तो वो पूर्व ज्ञान को जो पहले पता है और इस नए ज्ञान को आपस में कनेक्ट कर सकेंगे। अब सबसे पहले क्लास में जाते ही टीचर जो है बच्चे से क्या पूछेगा, प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछेगा, ठीक है। प्रस्तावनात्मक प्रश्न मैंने आपको बताया था सबसे शुरू में पूछे जाते हैं और एक लेसन प्लान में सिर्फ एक ही बात सबसे शुरू में पूछते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था, सिंचाई के प्रमुख साधन। तो टीचर ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं कि जल प्राप्त करने के क्या क्या साधन है, वर्षा का जल कहाँ जाता है, फसलों की प्यास कैसे बुझती है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। जरूरी नहीं है कि यही 3 पूछे, आपके मन में जो भी आता है पूर्व ज्ञान को जज करने के लिए आप वही पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि खेतों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वर्षा के जल से सिंचाई होती है या हम और भी मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो मैंने आपको बताया जल प्राप्त करने के क्या साधन है, वर्षा का जल कहाँ जाता है, फसलों की प्यास कैसे बुझती है। इस तरह से आप अपने मन से जो भी टॉपिक ले रहे हैं कोई भी 3 क्वेश्चन बना लीजिए और ये बनाने बहुत ईजी होते हैं। आप शांत दिमाग से बैठेंगे तो हर टॉपिक से रिलेटेड बन जाएंगे। फिर है आपका, अब छात्र क्या कर रहे होंगे, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो छात्र शुरू में ध्यान से सुन रहे हैं उन क्वेश्चन को, फिर वो उसका उत्तर देंगे। जैसे जल प्राप्त करने के क्या साधन है, कोई बच्चे बता सकते हैं नदियों से, कोई तालाब से, कोई नलकूपों से, ये आंसर दे देंगे। फिर सेकंड, वर्षा का जल कहाँ जाता है, बच्चे बता सकते हैं। किसी बच्चे को हो सकता है पता ही ना हो तो वो आंसर नहीं देगा। कोई बच्चा आंसर दे सकता है कि वर्षा का जल नदियों में चला जाता है, तालाब में चला जाता है। फिर है फसलों की प्यास कैसे बुझती है, मतलब फसलों की प्यास से क्या मतलब है, फसलों को भी पानी चाहिए। तो बच्चों को हो सकता है आंसर पता हो और हो सकता है नहीं भी पता हो। तो नहीं पता है तो वो चुपचाप रहेंगे, अगर आंसर पता है तो वो कह सकते हैं कि फसलों की प्यास सिंचाई से बुझती है। बहुत से बच्चे ये भी कह सकते हैं कि फसलों की प्यास वर्षा के पानी से बुझ सकती है। तो बच्चों के आंसर भी अलग अलग हो सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे सबसे शुरू में, फिर आप उनके आंसर लिख देंगे। अब इसमें कौन सी शिक्षण विधि अपनाई है, आपको पता है प्रश्न पूछ रहे हैं तो कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि। तो आपने तीनों क्वेश्चन के आगे लिख दिया प्रश्नोत्तर विधि। मूल्यांकन खाली छूटेगा क्योंकि मूल्यांकन के क्वेश्चन सबसे लास्ट में पूछे जाएंगे। तो ये प्रस्तावना से रिलेटेड जो प्रस्तावनात्मक प्रश्न थे ये आपको क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे सिंचाई के साधन का टॉपिक लिया है, आप कुछ भी टॉपिक ले सकते हैं। जैसे आपको 15 लेसन प्लान बनाने हैं, एक आप कुटीर उद्योगों से रिलेटेड ले सकते हो, एक संचार के साधन ले सकते हो, एक यातायात के साधन ले सकते हो, एक अकबर के बारे में ले सकते हो, एक मौसम के बारे में ले सकते हो, एक ताजमहल के बारे में ले सकते हो, एक ऐतिहासिक इमारतों के बारे में ले सकते हो। तो मैंने आपको खुद ही कितने सारे टॉपिक के नाम बता दिए, या आपको जिसके बारे में जो नॉलेज है आप उसी टॉपिक को ले सकते हो। बस शुरू में आपको पहले क्या डालने पड़ेंगे, प्रस्तावनात्मक प्रश्न। क्लियर हो गई ये वाली स्लाइड। अब नेक्स्ट है, ये जो 6 हमने कॉलम किए हैं, शिक्षण बिंदु, व्यवहारिक उद्देश्य, छात्र अध्यापक, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि, मूल्यांकन, ये लास्ट तक अब हम इन्हें 6 पार्ट में डिवाइड करते चलेंगे। तो प्रस्तावना के बाद अब हमारा शिक्षण बिंदु क्या होगा, अब हम क्या पढ़ाना है बच्चों को, सिंचाई के साधन। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि सिंचाई के साधनों के विषय में बच्चों को ज्ञान देना, यही उद्देश्य है हमारा। जो भी आप पढ़ा रहे हो, आपने लिखा यातायात के साधनों के बारे में, तो आपका उद्देश्य क्या हो जाएगा, बच्चों को यातायात के साधनों के विषय में ज्ञान देना। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब छात्र अध्यापक क्रियाएं में सबसे पहले लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य का मतलब जब टीचर शुरू में जाएगा तो वो बच्चों को बोलेगा कि भाई आज हम सिंचाई के साधनों के विषय में अध्ययन करेंगे, ये उद्देश्य कथन है। और छात्र क्या करेंगे, वो ध्यान से उन उद्देश्य कथन को सुनेंगे। अब ये शिक्षण विधि कौन सी हो गई, कथन विधि, कि इसमें उसने सिर्फ कहा है, अभी कोई एक्सप्लेन नहीं किया, व्याख्यान नहीं दिया। तो ये व्याख्यान विधि नहीं है बल्कि कथन विधि है, कि अभी उसने सिर्फ ये बोला है कि आज हम सिंचाई के प्रमुख साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे।
क्लियर हो गई ये चीज आपकी। अब इस स्लाइड के बारे में के बाद अब हम थर्ड स्लाइड पे आते हैं। तो शुरू के जो 6 पॉइंट है वो तो एज इट इज रहेंगे। अब जो है हमने पहले बता दिया कि आज हम सिंचाई के साधन के बारे में बताएंगे पहली स्लाइड में। अब हम दूसरी स्लाइड में क्या कर रहे हैं, हम बताएंगे कि विभिन्न राज्यों में सिंचाई कैसे कैसे होती है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों में तार्किक व सोचने की, चिंतन में सोचने की शक्ति का विकास करना। हर लेसन प्लान में आपका यही लिखा जाएगा। व्यवहारिक उद्देश्य तो यहाँ पे यही होंगे। अब छात्र अध्यापक जो है बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न में क्या होता है उनका उद्देश्य, मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि हम जब टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक जब हमने शुरू कर दिया तो उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों को कुछ पता भी है या नहीं। क्योंकि आज के बच्चे मोबाइल से देख के, उनके ट्यूटर से समझ के या फिर जो है पेरेंट्स से समझ के उन्हें खुद भी बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। तो बच्चों की नॉलेज को जज करके ही टीचर ये सोचता है कि मुझे आगे कैसे पढ़ाना है। तो विकासात्मक प्रश्न में क्या पूछेगा कि भारत के किन किन क्षेत्रों में कुओं द्वारा सिंचाई होती है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा कि नलकूप से पानी कैसे निकालते हैं। अब भारत के किन किन क्षेत्रों में कुएं द्वारा सिंचाई होती है, ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है। हो सकता है बच्चे आंसर ना दे, या हो सकता है किसी के घर में खेती का काम होता है और वो बिहार में रहता है तो वो कहता है बिहार में होती है। कोई बच्चा महाराष्ट्र में बता सकता है, कोई पंजाब में बता सकता है। तो बच्चे बता देंगे कि कुओं द्वारा पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार आदि राज्यों में सिंचाई होती है। फिर नलकूप से कैसे पानी निकालते हैं। अगर किन्हीं बच्चों ने देखा होगा कि खेतों में बिजली की मशीन से निकालते हैं तो बच्चा बता सकता है कि बिजली की मशीन द्वारा जमीन से पानी निकलता है। ठीक है, ये नहीं कि आसमान से आ जाएगा, जमीन से पानी निकल सकता है। और हो सकता है बहुत से बच्चे इसका आंसर ना भी बताएं। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी प्रश्नोत्तर विधि। तो इसलिए दोनों क्वेश्चन के आगे आपने लिख दिया प्रश्नोत्तर विधि। इट मीन्स कि टीचर ने क्वेश्चन पूछे हैं और बच्चा उनका आंसर दे रहा है। अब विकासात्मक प्रश्न के बाद अब असली से टीचर पढ़ाना शुरू करता है। अब वो बताएगा कुओं और नलकूपों के द्वारा कैसे सिंचाई होती है। क्योंकि उसने विकासात्मक प्रश्न में क्या पूछा, कुओं के द्वारा कहाँ कहाँ होती है और नलकूप से पानी कैसे निकालते हैं। तो जिस टॉपिक पे उसने विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं, अब उसी टॉपिक का वो शिक्षण बिंदु में लिख देगा कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई। अब इसका उद्देश्य क्या होगा कि कुओं और नलकूपों के बारे में ज्ञान प्रदान करना बच्चों को। ये तो इजी है उद्देश्य। अब टीचर क्या होगा, अब टीचर इसमें एक्सप्लेनेशन देगा, स्पष्टीकरण देगा। जैसे स्कूल में आप देखते हैं, कॉलेज में आप देखते हैं कि बच्चा पढ़ा, टीचर आपको जो है पढ़ाते हैं। तो अब टीचर पढ़ा रहा है कि कुओं से तो सीधे ही पानी निकाल के हम सिंचाई कर लेते हैं, इसमें कोई भी हमें मशीन की जरूरत नहीं होती है। सीधे जो है हम बाल्टी डालते हैं जो उनकी गगरी लगी हुई होती है और उससे सीधे पानी निकाल के जमीन से हम सिंचाई करते हैं। अब नलकूपों के बारे में बताएगा कि लोहे की बहुत चौड़ी चौड़ी पाइप होते हैं, उन पाइपों को हम मशीन से जमीन की बहुत गहराई तक डालते हैं और फिर पानी बाहर निकाला जाता है। तो बता दिया टीचर ने कि कुओं से तो सीधे ही पानी निकल जाता है और नलकूपों से जो है सीधे पानी नहीं निकालता, बल्कि हम लोहे की बड़ी बड़ी पाइप जो है मशीन के बहुत अंदर तक डालते हैं, फिर बिजली की मशीनों से जो है पानी बाहर निकाला जाता है। तो इसे हम कहते हैं नलकूप। तो ये दोनों बता दिए टीचर ने, कुएं भी और नलकूप भी। जब टीचर जो है स्पष्टीकरण दे रहा है तो उस वक्त जो छात्र है वो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सुन के समझेंगे। आपको पता है जब टीचर पढ़ाता है तो आप शांति से सुनते हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे टीचर ध्यान से सुनेंगे। अब ये कौन सी विधि कहलाई, ये कहलाई आपकी व्याख्यान विधि। जब टीचर कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहा होता है तो वो कहलाती है व्याख्यान विधि। इसमें प्रदर्शन विधि भी हमने जोड़ी है। प्रदर्शन का मतलब है, हो सकता है टीचर कोई मॉडल बना के लेके आया या कोई चार्ट बना के लेके आया, तो उसने मॉडल से दिखाया कि कुओं से कैसे पानी निकल रहा है और नलकूपों से कैसे। तो यहाँ पे उसने व्याख्यान के साथ प्रदर्शन विधि का भी यूज किया। अब जब उसने पढ़ा दिया तो उसने देखा कि बच्चों को समझ में भी आ गया या नहीं, तो उसने मूल्यांकन में प्रश्न लिखा, सीधे पानी किस से निकाला जाता है। तो बच्चे बता देंगे कुओं से सीधे पानी निकलता है। तो ये बच्चों की समझ के लिए, इसका आंसर हम कहीं नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम विकासात्मक प्रश्न के आंसर लिखते हैं या फिर प्रस्तावनात्मक प्रश्न के आंसर लिखते हैं। अब ये स्लाइड हो गई। अब इसमें क्या है,
अब शिक्षण बिंदु तो हमने बता दिया कि कुओं और नलकूपों के बारे में। अब हमने टॉपिक को पहले हमने बताया कुओं और नलकूपों के बारे में। अब हमें बताना है कि नहरों से भी सिंचाई होती है। तो उस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम दोबारे से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो हमने पूछा कि देश के कितने प्रतिशत भागों में नहरों द्वारा सिंचाई होती है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जरूरी नहीं सब बच्चों को पता है। तो हो सकता है बच्चे इसका कुछ भी जवाब नहीं दें, तो आप लिख सकते हैं कुछ भी जवाब नहीं दिया। अगर बच्चे जवाब दे सकते हैं, किसी को पता हो, तो कुछ बच्चों ने दिया कि 30% भाग में नहरों द्वारा सिंचाई होती है, ये लिख दिया आपने। अब शिक्षण विधि कौन सी थी? प्रश्नोत्तर, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है और बच्चों ने आंसर दिए। तो अब दूसरा जो टॉपिक का दूसरा पार्ट था, उसके आपने विकासात्मक प्रश्न पूछ लिए। अब टीचर जो है स्पष्टीकरण देगा। तो टीचर स्पष्टीकरण में क्या कह रहा है कि नदियों पर पहले बांध बनाए जाते हैं, ठीक है, फिर उन बांध से बड़ी बड़ी नहरें या नदियां निकालते हैं और फिर हम पानी को दूर दूर के क्षेत्रों तक गुरुत्वाकर्षण बल से पहुंचाते हैं। तो उसने बताया कि प्रमुख नदियों से, जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां होती हैं जैसे गंगा यमुना नदी, तो उनसे हम कैसे सिंचाई करते हैं कि एकदम से डायरेक्ट पानी नहीं ले जाते, पहले बांध बना के उनसे बड़ी नदियां निकालते हैं, फिर उस जल को दूर दूर के क्षेत्रों तक हम गुरुत्वाकर्षण बल से पहुंचाते हैं। और देश के लगभग 32% भाग में नहरों द्वारा सिंचाई होती है, क्योंकि सिंचाई के बहुत सारे माध्यम है, कुओं के द्वारा भी हो सकती है, नलकूपों के द्वारा भी हो सकती है, तालाबों के द्वारा भी हो सकती है, नहरों के द्वारा भी। तो नहरों में 32% भाग जो है देश की सिंचाई नहरों द्वारा होती है। अब विकासात्मक प्रश्न में बच्चे ने कितना बताया था? 30%। तो अब टीचर ने ठीक किया कि 30% नहीं, 32% भाग में नहरों द्वारा सिंचाई होती है। जब टीचर एक्सप्लेनेशन दे रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है, तो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब ये कौन सी विधि कहलाई? आपकी व्याख्यान विधि, क्योंकि जब आप कुछ बताते हो, कुछ बोलते हो और बच्चे शांति से सुनते हैं, तो उसे हम बोलते हैं व्याख्यान विधि। अब आपने टॉपिक का एक और पार्ट खत्म कर दिया, तो अब आप लास्ट में फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे कि नहरों को दूर क्षेत्रों में भेजने के लिए किस बल का प्रयोग करते हैं। अब हम इसका आंसर नहीं पूछ रहे यहां से, सिर्फ हमने बच्चों को एक मूल्यांकन प्रश्न दे दिया। तो आपने देखा हमने सिंचाई के प्रमुख साधन के टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो कुओं और आपका नलकूप द्वारा, दूसरा नहरों द्वारा। तो टॉपिक को समझाने से पहले हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे, फिर स्पष्टीकरण दिया, फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछे, फिर जब दूसरा टॉपिक का दूसरा पार्ट शुरू किया नहरों द्वारा, फिर हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे, फिर स्पष्टीकरण दिया और फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछा। तो मैंने तो सिर्फ एक टॉपिक के दो ही पार्ट बताए हैं, आप जितने मर्जी पार्ट कर सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए आप सिर्फ दो पार्ट में भी बांट सकते हैं। अब ये लास्ट स्लाइड है, इसमें क्या करोगे आप? श्यामपट्ट को भी यूज करोगे, जरूरी नहीं है आप सिर्फ व्याख्यान विधि ही कर रहे हो। तो आप जो होते हैं बच्चों को, जब बच्चा लिखा हुआ देखता है तो उसके दिमाग में जो है वो ज्ञान परमानेंट आ जाता है। तो यहाँ पे आप श्यामपट्ट को लिखेंगे, श्यामपट्ट पे चीजें लिखेंगे, तो आपका उद्देश्य क्या होगा? व्यवहारिक, कि बच्चों में जो ज्ञान आया है वो स्थायी, परमानेंट उसके दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा? श्याम पट्ट पे सारांश लिख देगा, मतलब पूरा नहीं लिखना, पूरा तो उसने स्पष्टीकरण में बता दिया, अब वो सिर्फ एक शॉर्ट में लिख देगा कि सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। कुएं हैं, नलकूप है और नहर द्वारा करते हैं, ये उसने श्याम पट्ट पे लिख दिया। अब बच्चे क्या करेंगे? श्याम पट्ट से अपनी उत्तर पुस्तिका में अपनी कॉपी पे लिख लेंगे सारा, ठीक है। तो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा और बच्चे क्या करेंगे? ब्लैक बोर्ड से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और ये वाली शिक्षण विधि कौन सी कहलाती है? लेखन विधि एवं श्यामपट्ट, क्योंकि टीचर जो है श्यामपट्ट पे लिख रहा है, तो इसलिए इसे लेखन विधि एवं श्यामपट्ट विधि कहलाएगी। अब यहाँ मूल्यांकन तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मूल्यांकन के प्रश्न तो वो पहले ही पढ़ाते पढ़ाते पूछ चुका है। अब सबसे लास्ट में क्या होता है? गृह कार्य। अब आप बच्चों को थोड़ा सा होमवर्क भी करने के लिए दोगे। ये होमवर्क क्यों दिया जाता है? ताकि क्लास में हमने मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिए, ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दिया, जिससे बच्चों ने कॉपी पे उतार लिया। अब हम होमवर्क भी देंगे तो बच्चों में वो नॉलेज जो है बिल्कुल स्थायी हो जाएगी। तो अब आपने गृह कार्य में दिया कि कोई सा भी कुछ गृह कार्य आप दे सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड, कि भाई आप आसपास के सिंचाई के साधनों को देखिए और उसकी एक सूची बनाइए कि आपके आसपास कैसे होता है। हो सकता है कहीं पे तालाबों द्वारा भी हो रहा हो,
तो आप अपने आसपास के सिंचाई के साधनों की एक लिस्ट बनाइए। अब छात्र जो हैं वो क्या करेंगे, उस गृह कार्य को अपनी डायरी पर लिख लेंगे। ये कौन सी विधि कहलाई? लेखन विधि, क्योंकि बच्चों ने इसे अपनी डायरी में लिखा है। तो इस तरीके से आपका लेसन प्लान पूरा हो जाता है। तो अब आप किसी भी टॉपिक पे यही आपको प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और बिल्कुल लेसन प्लान आप आराम से बनाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे मैंने बता दिया था कौन सी क्लास में पढ़ा रहे हो, कितने बजे से पढ़ा रहे हो, कितने पीरियड का लेक्चर है, आपका टॉपिक क्या। दूसरे पेज पे आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, आप कौन सी पूर्व ज्ञान क्या है और कौन सी शिक्षण सामग्री यूज करेंगे। ये आपकी शुरू की स्लाइड हो जाती है। फिर आप जो लेसन प्लान बनाओगे उसे 6 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। अब लास्ट तक ये 6 पार्ट में ही डिवाइड करते चले जाओगे। सबसे शुरू में आप प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे। फिर आप टॉपिक को स्टार्ट कराओगे। स्टार्ट करने पर फिर आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, चाहे वो गलत दे चाहे ठीक दे। उसके बाद फिर उस टॉपिक को आप स्पष्ट करोगे और उसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर लेसन प्लान में नहीं लिखा जाएगा। फिर आपने अपने टॉपिक को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर आप ये प्रोसीजर रिपीट करोगे। फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर टीचर एक्सप्लेनेशन देगा, फिर टीचर जो है उससे रिलेटेड मूल्यांकन पूछेगा। अब लास्ट के 5 मिनट हम रोकते हैं। जैसे 35 मिनट का लेक्चर है तो 30 मिनट हम पढ़ाते हैं। 5 मिनट में जो भी हमारी समरी है वो हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं और बच्चे को कुछ होमवर्क करने के लिए दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरे 35 मिनट का जो लेसन प्लान था वो पूरा हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर सुनने के बाद लेसन प्लान से डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब आप किसी भी टॉपिक पे आपको टॉपिक का नाम लिखना है, ज्यादातर चीजें तो यही आ जाएंगी, बस टॉपिक के हिसाब से थोड़े आपके क्वेश्चन और स्पष्टीकरण चेंज होता चला जाएगा। तो अब आपसे 15 क्या आप 20 लेसन प्लान भी अपनी नॉलेज के हिसाब से बना सकते हैं। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पेडागॉजी के सब्जेक्ट बच्चों को बहुत हार्ड लगते हैं, लेसन प्लान तो बहुत ही हार्ड लगता है। मैं इसी तरह से आपको इजी वीडियो बना के आपकी नॉलेज को बढ़ाती रहूंगी। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए और इसे लाइक जरूर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।